जय हिंद दोस्तों, आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको यूपी ट्रिपल के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उसका हम जीएस का सेक्शन करा रहे हैं। जीएस के सेक्शन में हमने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी फिनिश कर चुके हैं। आज हम आपको इंडियन जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर करा रहे हैं। आज हम आपको इंडियन जियोग्राफी का अगर हो सकेगा तो दूसरा लेक्चर ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट दिन हम आपको साइंस का सेक्शन कराएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने 107 क्वेश्चन तक ख़त्म कर दिए थे इंडियन जियोग्राफी का। आज हम कराएंगे नेक्स्ट, यानी रिवर वैली प्रोजेक्ट से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक को उल्टा कर दीजिए, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक नदी। ये वर्षा के दिनों में क्या करती है? उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है और ये कोसी नदी तिब्बत चीन से निकलती है, नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? पहली बात तो आपको ब्यास नदी पता होना चाहिए। ब्यास नदी कहाँ पर है? तो ब्यास नदी आपका हिमाचल प्रदेश में, यहीं पर आपको क्या बनाया गया है? पोंग बांध बनाया गया है। किस पे? ब्यास नदी पर। और इसे महाराणा प्रताप सागर नाम भी से जाना जाता है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर परियोजना स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। यह क्या है? रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्या है? रन ऑफ द रिवर परियोजना है। और ये इसी में पावर स्टेशन स्टार्ट किया गया था 2007 में। नागार्जुना सागर डैम किस नदी पर बना है? तो नागार्जुना सागर डैम कहाँ पर है? ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? नागार्जुना सागर डैम ये कृष्णा नदी पर है। अगर बात की जाए तो गोदावरी नदी पर कौन सा डैम है? तो गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना है। रामगंगा ये गंगा की सहायक नदी है जिसमें रामगंगा परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना है, इसमें कौन सा परियोजना किस नदी पर है? ये आपका कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम परियोजना। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है। तो किस राज्य में है? ये गुजरात में है। उकाई बांध ये तापी रिवर पर गुजरात राज्य में स्थित है। ये और गुजरात में सरदार सरोवर डैम सबसे बड़ा है गुजरात का, और दूसरा कौन सा है? ये उकाई डैम है। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ये तमिलनाडु के राज्य के तंजौर जिले में स्थित है। कावेरी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। भाखड़ा डैम किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा ये सतलज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बनाया गया है। यह डैम 261 मीटर ऊंचे टेहरी डैम के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। यह भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा डैम कैसा है? हीराकुंड है। और सबसे ऊंचा कौन सा है? टेहरी डैम है। हीराकुंड कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। और इसका कार्य कब स्टार्ट किया गया था? 1948 में स्टार्ट किया गया था इसका कार्य। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये साउथ कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इस परियोजना का स्टार्टअप कब किया गया था? 2001 में किया गया था। श्रीशैलम डैम किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा पूछ रहा है? श्रीशैलम डैम ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में ये बनाया गया है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन की बात की जाए तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। ये एक मल्टी प्रोजेक्ट परियोजना है। क्या है? मल्टी प्रोजेक्ट परियोजना है। और ये किस नदी पर है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ये
चमेरा डैम किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा डैम आपके रावी नदी पर बनाया गया है। कहाँ कहाँ पर बनाया गया है? रावी रिवर पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है चमेरा डैम। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा डैम है? तो सबसे ज़्यादा भारत के महाराष्ट्र जिले में ज़्यादा अधिकतर डैम है। महाराष्ट्र में लगभग लगभग 1800 से ज़्यादा डैम है, जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और दूसरे तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि भारत का सबसे ऊंचा डैम आपका टिहरी डैम है। और सबसे लंबा डैम कौन सा आपका? हीराकुंड डैम है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक आपका ये यूपी और बिहार का संयुक्त परियोजना है। कहाँ का? यूपी और बिहार का। और इसका कुछ पानी नेपाल को भी दिया जा रहा है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितने परसेंट भूजल रिजर्व से आता है? तो घरेलू पानी का लगभग 80% भूजल रिजर्व आता है। कितना परसेंट? 80%। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्लाइमेट पर। भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? तो भारत की जलवायु कौन सी जलवायु कहा जाता है? तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कौन सी? मानसूनी जलवायु। ये कब आया था आपका? ये वन रक्षक में आया था, जो कि 2022 में अगस्त में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में नॉर्थ इंडिया में कौन सी पवन बहती है? लू बहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लू कहते हैं देसी भाषा में। ये नॉर्थ इंडिया में देखी जाती है। ये मई जून जुलाई में अधिकतर चलती है, जो कि यही महीने चल रहा है। निम्नलिखित में भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है भारत में? ये आपका हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर के कारण होता है। किस कारण? हाई ह्यूमिडिटी यानी उच्च आर्द्रता एंड उच्च तापमान के कारण ये अक्टूबर में गर्मी देखी जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं? किस कारण से हल्की सर्दियाँ होती हैं? ये हिमालय कारण हल्की सर्दियाँ होती हैं। इस कारण हिमालय कारण, हिमालय क्या करता है? ठंडी हवा को रोक देता है मिडिल एशिया से। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो अति विषम प्रकार के अगर इस क्वेश्चन के साथ देखा जाए तो आपका दिल्ली अनुभव करता है। दिल्ली हो गया, राजस्थान। दिल्ली राजस्थान क्या करता है? आपका अति विषम टाइप के क्लाइमेट का अनुभव करता है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्व और कौन से देश पर हावी रहता है? वो भूमध्य से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए एक शुष्क मौसम है। ये व्यापारिक होने के कारण शुष्क मौसम रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी अमेरिका के नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो कौन सा मानसून पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। कौन सा? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी पूर्वी भाग के और उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के कारण ये पाया जाता है। ITC सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये सलाल कहाँ पर स्थित है? ये आपका चेनाब नदी पर स्थित है।
कहाँ पर है? चेनाब नदी पर। और कुछ देख लेते हैं नदी घाटी परियोजना। तो ब्यास परियोजना कहाँ पर है? ब्यास नदी पर है। रंजीत सागर डैम ये आपका रावी नदी पर है। सलाल बिजली परियोजना ये चेनाब नदी पर आपका। तुलबुल ये आप कहाँ पर है? झेलम पर है। दुलहस्ती हमने बता चुका, चेनाब पर है। बगलिहार परियोजना ये अब चिनाब नदी पर है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में किस कारण भारत में वर्षा होती है शीतकाल में? ये आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपका उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान क्या होता है? सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ जेट क्या होती है? धाराएं दक्षिण की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर वर्षा होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ये आपके साउथ वेस्टर्न उत्तर पूर्व, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, यानी कि आप कहाँ से केरला से निकलते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वेस्टर्न विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? हमने इसी को जस्ट बताया, क्या बताया था? भूमध्य सागर। यानी यहाँ के टेम्परेचर के कारण ये हवाएं मुड़ जाती हैं इधर। भारत में कितनी फसलें ऋतुएं भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। कौन? रबी, खरीफ एंड जायद, 3 प्रकार की फसल ऋतु पाई जाती हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो भारत की अधिकतर कहाँ पर बारिश दर्ज की गई है? ये मौसिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। कहाँ पर? मौसिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन मिनिमम वर्षा होती है। तो मिनिमम अगर 2.5 mm वर्षा होती है तो उसको क्या माना जाता है? वर्षा दिन माना जाता है। अब हम लोग आते हैं सॉइल पर। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, गलत है? तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है? किसने पूछा? डेजर्ट के बारे में। यह मूल रूप से रेतीली होती है, सही दिया हुआ है। ये नमी की मात्रा को बरकरार रखती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सैंडी सॉइल वैसे ही नमी को मात्रा को बरकरार नहीं रख पाती हैं, तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। यह रंग में हल्की होती है, सही है। ये नमक की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थूल घनत्व कहलाता है। शुष्क मृदा का इकाई आयतन द्रव्यभार स्थूल घनत्व कहलाता है। यह क्या करता था? भूमि उपयोग और मिट्टी प्रबंधन प्रथाओं के जवाब में मिट्टी की सघनता की स्थिति को चिन्हित करने के लिए घनत्व को नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो कौन सा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो देखते हैं हम लोग। घास पात से ढकना, हाँ, तो मिट्टी कटाव से बचाएगा। शेल्टर बेल्ट, इससे भी आपका मिट्टी कटाव से बचेगा। समोच्च जुताई यानी कंट्रोल कल्टीवेशन, इससे भी बचेगा। बारिश के पानी बहाव से बह जाना, तो ये बारिश के पानी से मिट्टी का कटाव होता है, जो कि बचाया नहीं जा सकता। इससे क्या होता है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी हैं? खादर और बांगर की एल्यूवियल सॉइल है, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाने वाली है जलोढ़ मिट्टी है खादर और बांगर। और एल्यूवियल सॉइल सबसे इंडिया की क्या है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल है और उपजाऊ है। भारत की
कोई कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है? आयरन है, यानी कि फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड के कारण मिट्टी के लाल रंग होता है। और ये कहाँ पर से पाई जाती है? तो आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में कपास, दाल, गेहूँ, मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है। तो टेरा रोसा का किससे तात्पर्य है? लाल मिट्टी से है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती हैं और जमा हो जाती हैं? तेज हवाओं के द्वारा कौन सी मिट्टी उड़ेगी? अब आपकी केवल सैंडी मिट्टी उड़ पाएगी और मिट्टी तो उड़ नहीं पाएगी। कौन सी मिट्टी उड़ेगी? बालुई मिट्टी। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। तो कौन से लहरदार और रेतीली मिट्टी के लिए कौन सी सिंचाई सबसे अच्छी होती है? तो ये स्प्रिंकल यानी कि फुहारा सिंचाई सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इससे आपका पानी का वेस्टेज बहुत कम होगा और जहाँ पर सिंचाई करना होगा वहीं पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो जस्ट हमने बताया काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपका? तो दक्कन क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में। काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जस्ट हमने बताया था एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी लगभग 40 से 42% इंडिया में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लौड़ी आर्द्रभूमि है? तो कहाँ पर है ये राजस्थान में है। कौन सी? सांभर झील को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड ये है आपका, कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब हम लोग आते हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन पर। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं अधिकतर ये। और कहाँ पाए जाते हैं? एमपी के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन सा? सागौन। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन हैं? तो वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर की कमी के कारण इस तरह के वन पाए जाते हैं। इनमें किस प्रकार के पाए जाते हैं प्रजाति कौन सी हैं? तो श्रब्स एंड ब्रुशेस हो गए, यानी कि घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलाश इत्यादि के पौधे पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि किस प्रकार की प्रमुख प्रजातियां हैं? ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती प्रजातियां, यानी कि कौन सी हैं? डिसिडुअस। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आ गया। ISFR 2021 के अनुसार इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ देखी गई थी? ये आंध्र प्रदेश में देखी गई थी, उसके बाद उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। वन में वनस्पति की परत जो निम्न बितान के ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आपके श्रब लेयर कहलाती है, जिसे हम लोग झाड़ी की परत कहते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्नलिखित में कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लाल पांडा भी न्यूज में था कुछ दिन पहले तक। ये आपका खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये लाल पांडा के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये लाल पांडा सिक्किम में है स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है। पापीकोड़ा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये है कहाँ पर आपका? हेमिस। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका ये लद्दाख में है। सुंदरवन डेल्टा ये आपका पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है। और गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। गिर गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? तो देखते हैं, कान्हा तो आपको पता ही होगा, अभी यहाँ पर टाइगर छोड़े गए थे। काजीरंगा ये भी आपका टाइगर रिजर्व है। पेरियार ये भी टाइगर रिजर्व है, लेकिन कौन सा? दचिगाम ये आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। ये क्या आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और दचिगाम स्थित कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वितरण को क्या कहा जाता है? तो वर्टिकल वितरण क्या कहा जाता है? स्तर विन्यास कहा जाता है। रुई के समान दिखते हैं, वो आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कौन से हैं? वो कपासी मेघ बनते हैं। क्या बनते हैं? कपासी मेघ। एंड जो आपका क्लाउड दिखता है रुई कॉटन की तरह, उसी की बात कर रहा है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पर्णपाती वन कहते हैं। जो अपना पत्ता गिराते हैं, पर्ण मीन्स पत्ता, पाती मीन्स गिराते हैं, इस संस्कृत और लिखा है। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भारत का लगभग 25% क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना आता है? 25%। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो बिन सागर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और इसको अब क्या बना दिया गया है? वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है इसको अब। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है? तो हमने जस्ट अभी बताया कितने % है? ये 25% है। ये कितने % है? 25% है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वन कहाँ पर है? एमपी में आपका। एमपी में सब ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लक्षद्वीप आपका है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट अधिकतर पाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री पर। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा इसमें
वाटर की किस में आवश्यकता पड़ती है सिंचाई की? चावल में। तो आपके जी चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस भारतीय राज्य में किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नेटरैक्स अनावरित हुआ है? तो कहाँ पर अनावरित हुआ है? ये एमपी में हुआ था। हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया था कहाँ पर? एमपी के इंदौर जिले में। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, जिस कारण हरित क्रांति का भारत का इन्हें जनक भी कहा जाता है। वर्ल्ड के लिए नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत का एम.एस. स्वामीनाथन कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर चाय का प्रोडक्शन होता है? असम में और पश्चिम बंगाल में। ये लगभग दोनों ऐड करके 3/4 तक प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया का, जो कि दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय फेमस है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक है? तो कॉफ़ी का सबसे प्रोडक्शन का होता है कर्नाटक में। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? किस मौसम के दौरान रबी फसल खेती की जाती है? तो रबी के टाइम में आपका क्या बोया जाता है? गेहूँ बोया जाता है। तो ये आपके सर्दियों में होता है। कब होता है? सर्दियों में। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक कमर्शियल फसल है? किस राज्य की कमर्शियल फसल है? पंजाब के हैं। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है भारत। और खेतों के अधिक उपज के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आपका चाइना, तीसरे स्थान पर इंडिया है। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो हरित क्रांति का आंदोलन कब से कब तक चला था? ये आपका 67 से लेकर 78 तक चला था, यानी 1966 में स्टार्ट हुआ था। वही 67 हम लोग मान लेते हैं, 67 से 78 तक चला था। अगला क्वेश्चन आते हैं, बागान द्वारा प्राप्त बेवरेज क्रॉप निम्नलिखित में से कौन है? इसमें कौन सी आपकी चाय है? चाय कोई पिया जाता है, वो सब खाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा है? माइंस है। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सब्जियां, फूल, फल के लिए क्या किया जाता है? हॉर्टिकल्चर शब्द का उपयोग किया जाता है। पिसीकल्चर किसके लिए किया जाता है? मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। आर्बोरिकल्चर ये किसके लिए किया जाता है? ये वृक्ष झाड़ियों के लिए किया जाता है। वर्मी कल्चर ये केंचुओं के पालन के अध्ययन के लिए किया जाता है। पर्यावरणीय खेती यानी इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? और ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है?
तो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? खरीफ, रबी एंड जायद। तो रबी में आपका क्या बोया जाता है? गेहूँ बोया जाता है। खरीफ के टाइम में आपका चावल बोया जाता है। और जायद के टाइम में आपका खीरा ककड़ी बोया जाता है। तो इसमें क्या आपका खरीफ की फसल कपास है। और क्या क्या बोया जाता है खरीफ में? चावल हो गया, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी क्या हैं? खरीफ फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है कि इंडियन जो खेती है मानसून पर निर्भर होती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंडिया की ओवर पॉपुलेशन है। यह निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन फसलों का उपयोग प्रधानता नहीं है। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादक को वितरित करते हैं। क्या कहलाते हैं वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाता है? सहकारी खेती कहलाता है। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केटप्लेस ऐप की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की है? कॉफ़ी ब्लॉकचेन की ऐप नामक लॉन्च किया था। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसानों के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किया जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी कृषि होती है? वो जीविका कृषि होती है। कौन सी होती है? जीविका कृषि होती है, जिससे कोई परिवार उस पर निर्भर होता है अपने भरण पोषण के लिए। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो क्या कह रहा है? खाद्य रोपण फसल नहीं है। तो इसमें आपके रबड़ आपका खाद्य रोपण फसल नहीं है। ये रोपण कृषि के अंतर्गत बड़े बागानों में केवल एक ही फसल में उगाई जाती है। रोपण कृषि के अंतर्गत क्या कहता है? चाय आती है, कहवा आता है, रबड़, नारियल, कोक आदि की फसलें कृषि की जाती हैं। भारत की प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सुपारी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? कर्नाटक में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। उसके बाद कौन सा है? मैक्सिको है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कौन है? सबसे ज़्यादा काजू का प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद आपका कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा आता है। खरीफ फसलों के लिए किस तरह की मौसम की आवश्यकता होती है? तो खरीफ, ये मौसम खरीफ कौन सा मौसम चल रहा है? जायद ये चल रहा है। खरीफ के लिए कौन सा ये मौसम? गर्म और शुष्क का मौसम चाहिए, यानी कि जब आपको चावल की खेती होती है वो खरीफ में की जाती है। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य में स्थित है? तो हिमसागर किस्म किस राज्य से उगाई जाती है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? ये आपका रेगुर मिट्टी सबसे अधिक
अच्छी होती है। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है ये। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से आम की किस्म उगाई जाती है? मालदा है, दशहरी, लंगड़ा और चौसा। ये उत्तर प्रदेश में भी उगाए जाते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, तो क्या है? भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का परसेंटेज क्या है? जो उत्तर प्रदेश में कृषि की जाती है कितना परसेंटेज है लगभग? वो 68% है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? त्रिपुरा का और राज्य फल किसे घोषित किया गया? ये क्वीन अनानास को घोषित किया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मापदंडों की जानकारी मिलेगी? ये 12 मापदंडों की जानकारी मिलेगी सॉइल हेल्थ कार्ड से। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? इसमें गेहूं को छोड़कर सभी क्या है? खरीफ फसलें हैं। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना परसेंट है, यानी कितना है? तो भारत 1/3 प्रोडक्शन करता है कपास का, वर्ल्ड का। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? मिश्रित खेती का। तो नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती करना, ये है। दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, ये भी है। पशुपालन और फसल उत्पादन का एक साथ करना, ये स्टेटमेंट गलत है। ये मिश्रित खेती का एग्जाम्पल नहीं है। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है आपका ये। उसके बाद मध्य प्रदेश, देन उसके बाद आता है पंजाब आता है आपका। अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, यानी कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के, तो आपके इसमें पंजाब आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो कौन सा है वो आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, यानी कौन सा? रोपड़ कृषि है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल कौन होता है? जो गेहूं के टाइम में बोई जाती है वो सरसों हो जाएगा आपका। ये स्टेटमेंट गलत बता दी तुमने। ये मिश्रित खेती पूछा है, विशेषता कौन सी है ये पूछा है, इसमें नहीं दिया, पूछा कौन सी है। तो मिश्रित खेती कौन सा हो जाएगा आपका? पशुपालन और फसल उत्पादन, ये हो जाएगा आपका मिश्रित खेती का। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है ये? ये आईटीसी के द्वारा एक स्टार्ट की पहल है। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? भारत में जो गेहूं की औसत पैदावार है वो लगभग कितना है? 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर से अधिक है। और जो जहाँ जहाँ गेहूँ प्रोडक्शन होता है वो मेन स्टेट कौन से आपके हैं? वो आपके मेन स्टेट आपके हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पर मेन तरह से आपका गेहूँ उगाया जाता है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीज होते हैं कहलाते हैं, वो कौन से हैं? अनाज में।
भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल की 3 मौसम पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं? 3 फसल ये ब्रह्मपुत्र घाटी में 3 प्रकार धान की खेती की जाती है। हेलो। हाँ भैया, 5 मिनट में आते हैं आपके पास। हाँ, 5 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में। सॉरी, एक कॉल आ गया था। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है और चीन का प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? कौन सी फसल में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है? तो आपका गन्ना हो जाएगा। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है फसल कहलाती हैं। सर्दियों में उगाई जाने कौन सी फसल उगाई जाती हैं? सर्दियों में रबी फसल का उगाई जाती हैं। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? तो स्टेम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चूसक कीट के लिए किया जाता है। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? ये आपका 3 से 5 किलोग्राम है। अपेड़ा का विस्तृत रूप क्या है? किसका? APEDA का क्या है विस्तृत रूप? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसका। किसानों को लाभ पहुंचाना है तो कृषि उपज के सहकारी विपणन का बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न से किसको स्थापित किया गया था? तो किसको स्थापित किया गया था? नाफेड को स्थापित किया गया था ये। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास अपनी समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।